ज्योति ने तो अपने दिल की बात सबके सामने कह ही दी थी, और वो कहे भी क्यों ना, मजबूरी जो थी उसकी। लेकिन अब वो घर वालों की प्रतिक्रिया के रूप में बहुत बड़े धमाके का इंतजार कर रही थी कि शायद अब बम फूटेगा, तब बम फूटेगा। लेकिन बड़ी शांति छा गई थी उसकी बातों को सुनकर। उसे लगा हो ना हो, ये तूफान के आने से पहले की शांति है। पूनम बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। आखिर वो भी घर के सभी कामों में अकेली पड़ जाती है। उसकी गोद में छोटा बच्चा है और उसकी जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर है। अब या तो तुम अलग घर लो जाकर और अकेली रहो, खुद कमाओ खुद खाओ, या फिर अपनी भाभी का सब कामों में आगे बढ़कर हाथ बटाओ। तभी ससुर जी यानी कि गौतम जी की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई पड़ी। ज्योति एक बार तो ससुर जी की बात सुनकर एकदम चौंक पड़ी और उसको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि कहाँ तो वो बहुत बड़े धमाके का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये तो बिल्कुल उसके अनुमान के विपरीत था। लेकिन अगले पल फिर एहसास हुआ कि हाँ, पापा जी शायद मेरी परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर है तो वो एक पिता ही, मेरे ना सही, मेरे पति के ही सही। लेकिन पापा, आप मेरे पापा होकर ऐसा कैसे बोल रहे हैं? मैं अलग घर लेकर रहूं और खुद कमाऊं खुद खाऊं। आपको ध्यान भी है कि आप अपनी बेटी को अपनी बहू की बातों में आकर अलग रहने के लिए बोल रहे हैं। पूनम ने गौतम जी की बात सुनकर अचकचाकर पूछा, पूनम, तुमको तो शर्म भी नहीं आती है कि ज्योति इतनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर सब काम करती रहती है और तुम सामने बैठी बैठी सब कुछ देखा करती हो। लेकिन मुझको तो शर्म आती है। मुझको अफसोस है कि बहू से पहले मैंने ही क्यों नहीं इस बारे में कुछ सोचा। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि पता नहीं कौन सी मिट्टी से बनी हो तुम। और रही बात तुम्हारे पापा होने की, तो तुम शायद भूल रही हो कि अब मैं ज्योति का भी पापा हूँ। अब उसकी सास तो रही नहीं, तो उसके विषय में मुझको ही सोचना पड़ेगा। और अगर कल को तुम्हारा भाई तुमसे कुछ कहेगा तो तुम्हारे मन में उसके लिए दरार पैदा हो जाएगी। इसीलिए ये निर्णय मैं ही ले रहा हूँ। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम हम सब लोगों के साथ रहना चाहती हो या अलग किराए के घर में जाकर। गौतम जी ने एकदम स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अपनी बेटिया पूनम को समझा दी। चलिए अवगत कराते हैं आपको पूरी स्थिति से। ज्योति जब इस घर में ब्याह कर आई तो सास ससुर, पति विनय, देवर विकास के साथ साथ एक ब्याही ननद पूनम भी साथ में ही रहती थी। पूनम के विषय में सासू माँ की ही बातों से ये पता चला कि वो ससुराल में सुखी नहीं थी, या फिर खुद ही वहाँ पर नहीं निभा पाई। वरना सास ससुर और पति तो अच्छे ही थे, लेकिन वो सबसे लड़ झगड़ कर ससुराल छोड़ छाड़ कर यहीं रहने के लिए आ गई थी। पूनम के मम्मी पापा और भैया ने बहुत कोशिश की कि पूनम किसी भी तरह से ससुराल चली जाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई, बल्कि धमकी दे डाली कि अगर उसको जबरदस्ती ससुराल भेजा गया तो वो कुछ कर लेगी। अब तो उसकी बातों से मम्मी पापा और भाई सभी लोग डर गए। और तो और वो ना ही दूसरी शादी के लिए तैयार हुई, क्योंकि पूनम बचपन से ही आलसी और कामचोर थी। अब तो मम्मी पापा के सामने मजबूरी थी पूनम को इस घर में आश्रय देने की। आखिर बिटिया थी उनकी, कहाँ भटकने के लिए छोड़ देते। हालांकि जानते वो लोग भी पूनम की आदतों के बारे में थे। खैर ज्योति, उसे इन सबसे कुछ लेना देना नहीं था। वो तो घर में राजी खुशी रहने लगी और उसने बहुत ही जल्दी अपने कार्यकलाप और स्वभाव से सभी का दिल जीत लिया। सास विनीता जी उसको कोई भी काम कभी अकेले नहीं करने देती, सभी कामों में आगे बढ़कर उसका हाथ बटाती। लेकिन पूनम को किसी भी काम से कोई मतलब नहीं था। वो तो आराम से खाती पीती और मौज करती, या फिर बैठी बैठी टीवी देखा करती। ज्योति को थोड़ा अजीब सा भी लगता, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती कि उसको क्या मतलब। सास तो बराबर से उसका सहयोग करती ही रहती है, यही उसके लिए बहुत था। समय के साथ ज्योति की कोख से एक नन्हे मुन्ने बच्चे ने आने की दस्तक दे दी। पूरे घर के लोगों ने खूब खुशियां मनाई। आखिर परिवार में एक नया नन्हा मेहमान जो आने वाला था। लेकिन पूनम तटस्थ बनी रही। अब विनीता जी ज्योति को घर का ज्यादा काम धाम नहीं करने देती, खुद ही सारा काम देखती रहती। लेकिन इस परिस्थिति में भी पूनम उनकी कोई मदद नहीं करती। अगर विनीता जी कहती भी कुछ करने को, तो पहले तो उस काम को करने में टाला मटोली करती रहती, और अगर करती भी तो कुछ न कुछ जानबूझकर बिगाड़ ही देती। उसकी इन्हीं हरकतों पर विनीता जी झल्लाकर उससे कह देती,
कि तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से तुम ससुराल में नहीं निभा पाई, वरना समधी समधन और दामाद जी तो कोई बुरे नहीं थे। धीरे धीरे ज्योति को सारी स्थिति समझ में आने लगी कि पूनम कोई भी काम धाम करना पसंद नहीं करती थी। वो एक नंबर की आलसी और लापरवाह इंसान थी। पूरे 9 महीने बाद नन्ही मुन्नी परी ने जन्म लिया। सारा परिवार फिर से खुशियों से झूम उठा, लेकिन पूनम उस समय भी तटस्थ बनी रही। शायद उसको किसी की भी खुशियों से कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे परी 5-6 महीने की हो गई। विनीता जी परी को बहुत ज्यादा प्यार करती। उसकी मालिश करना, उसको अपने हाथों से नहलाना धुलाना, तैयार करना, सबका ही जीवन परी की मुस्कुराहट के साथ हंसते मुस्कुराते हुए हंसी खुशी व्यतीत हो रहा था। लेकिन ईश्वर की लीला कुछ ऐसी हुई कि काम की अधिकता के कारण विनीता जी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई और ठंड भी उस समय बहुत थी, तो निमोनिया के कारण उनका पूरा सीना जकड़ गया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन विनीता जी को बचा नहीं पाए। पूरा परिवार शोक में डूब गया और ज्योति तो बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती रहती, क्योंकि नन्ही सी जान गोद में और पूरे परिवार का काम। पूनम को किसी भी काम से कोई मतलब नहीं था। हालांकि ससुर, पति, देवर सब सहयोग करते, लेकिन फिर भी उनके दुकान जाने के बाद बहुत से काम बच जाते। ज्योति अगर पूनम से बच्ची को भी पकड़ने के लिए कहती तो उसका सीधा यही जवाब होता कि मैंने कभी बच्चे नहीं संभाले, इसलिए मुझसे तो कोई भी उम्मीद मत रखना। ज्योति बेबस सी हो जाती। फिर या तो परी को रुला रुला कर काम करती या फिर जैसे तैसे गोद में लेकर। आखिर एक दिन ज्योति शाम का खाना नहीं बना पाई और तब तक दुकान से सब लोग आ चुके थे और खाना खाने का समय भी हो गया था। परी को एक दिन पहले ही वैक्सीन लगी थी। वो रोए ही चली जा रही थी। क्या बात है ज्योति बेटा, आज परी तो बहुत ही ज्यादा रो रही है। गौतम जी ने परी को इस तरह रोते हुए देखकर पूछा। हाँ पापा जी, कल पोलियो का टीका लगा था, इसीलिए बहुत परेशान है। इसी वजह से मैं खाना भी नहीं बना पाई। मैंने पूनम दीदी से कहा भी कि वो ही खाना बना ले, लेकिन वो पड़ोस के घर में चली गई और अभी तक रसोई खाली पड़ी है। पापा जी, अगर यही बात है तो मैं दीदी को बैठे बैठे खाना नहीं खिला पाऊंगी। आखिर उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज मैं बहुत मजबूरी में ये सब कह रही हूँ। पता नहीं किस आवेश में ज्योति ये सब कहती चली गई, लेकिन थोड़ा तो मन में घबराई भी कि पता नहीं ससुर जी की क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन जब उसने गौतम जी की बात सुनी तो उसको सचमुच बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो फिर पूनम, तुमने क्या सोचा है? बहू की घर के कामों में मदद या अलग घर लेकर अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओगी, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है? गौतम जी ने बिल्कुल साफ साफ पूछा। अब तो अलग घर में रहने और खुद कमाने खाने के नाम पर पूनम डर गई। पापा प्लीज मुझको माफ कर दीजिए। एक बार मैं अपने पैरों पर अपने आलस्य की वजह से कुल्हाड़ी मार चुकी हूँ, लेकिन अब वो गलती दोहराकर मायका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती। अब मैं भाभी की सभी कामों में मदद करवाया करूंगी, लेकिन अकेली बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अब तो पूनम बहुत ही ज्यादा रुआसी हो आई और फिर मरता क्या ना करता। उसके आगे कोई और चारा भी जो नहीं था। अब तो मजबूरी में ही सही, लेकिन पूनम को अपने आप को बदलना ही पड़ा, वरना अलग रहने का विकल्प भी खुला हुआ था। धीरे धीरे पूनम ज्योति की सभी कामों में खुशी खुशी मदद कराने लगी। कभी कभी परी को भी संभाल लेती वो, और ज्योति को भी इस तरह पूनम का बदलाव अब अच्छा लगने लगा। जो पूनम उसे दूर दूर भागती थी, अब वो ज्योति के दिल के नजदीक भी आने लगी। पूनम के व्यवहार में ये सारा बदलाव देखकर गौतम जी के साथ साथ परिवार के सभी लोग भी काफी खुश रहने लगे।